आज हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत की कविता वे आँखें। कविता को पढ़ने से पहले हम सुमित्रा नंदन पंत के जीवन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम गोसाई दत्त था। इनका जन्म सन 1900 में कौसानी में जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्य, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि हैं। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और पद्म भूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी मृत्यु सन 1977 में हुई। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। चितेरे मीन्स उनको प्रकृति को पसंद करने वाले कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने ही किया। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी इन्होंने और पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह अपनी ओर आकर्षित करता रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आँखें जैसी कविताएं भी लिखी। इसके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर, मानववाद दर्शन है अरविंद का, दर्शन शास्त्र से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। रूपाब नामक पत्रिका का संपादन भी पंत जी ने किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत मीन्स जागरूक थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में, पल्लव इनकी कविता का नाम है, उसके प्रारंभ में भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। प्रस्तुत कविता वे आँखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है, मीन्स दुखी करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता से पहले के भारतीय किसानों की दयनीय दशा का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। किसान की निराश आंखों में झांकता हुआ कवि कहता है कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख किया नीरव रोदन। कवि कहते हैं कि अंधकार की गुहा सरीखी, अंधकार अंधेरी, गुहा मीन्स गुफा, सरीखी मीन्स समान, अंधकार की गुफा के समान उन आँखों से डरता है मन, उन किसान की आँखों से मन डरता है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, जिसमें दारुण मीन्स भयानक, दैन्य मीन्स गरीबी का दुख और नीरव मौन, रोदन रुदन, जिन आँखों में दूर तक दारुण भयानक या भयंकर दैन्य दुख, गरीबी का दुख और नीरव रोदन और मौन रुदन भरा हुआ है। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। कवि कहते हैं कि उस किसान की अंधकार की अंधेरी गुफा के समान उन आँखों से मन डरता है, अर्थात जैसे अंधेरी गुफा में जाने से मन डरता है उसी प्रकार उस किसान की आँखों को देखकर जो है कवि का मन डरने लगता है। जो आँखें कैसी हैं? जिनमें दूर तक दारुण भयानक दैन्य दुख, गरीबी का दुख और नीरव रोदन और मौन रुदन छिपा हुआ है। इसमें अंधकार की गुहा सरीखी में उपमा अलंकार है।
और दारुण दैन्य दुख तथा नीरव रोदन में अनुप्रास अलंकार है। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मजदार आज संसार कगार सदृश वह किसका। कवि कहता है कि वह स्वाधीन किसान रहा, कि वह किसान कभी स्वाधीन स्वतंत्र था, मीन्स आज़ाद था। अभिमान भरा आंखों में उसका, जिसकी आंखों में कभी अभिमान, स्वाभिमान या गर्व भरा हुआ था। कहने का प्राय यह है कि वह किसान जो था कभी स्वाधीन, स्वतंत्र, खुशहाल था। उसके पास अपने खेत थे और उसकी आंखों में अभिमान, गर्व था, एक स्वाभिमान था। छोड़ उसे मजदार आज संसार कगार सदृश वह किसका। जिसको आज छोड़ मिस वह जो स्वाभिमान था, उसका गर्व था, उसको छोड़कर मजदार बीच में ही छोड़कर उसी प्रकार वह किसका, उसी प्रकार चला गया। जिस प्रकार संसार, जिस प्रकार नदी का कगार में रेतीला किनारा नदी को छोड़कर वह किसका बह जाता है। जिस प्रकार कगार में नदी का रेतीला किनारा नदी के प्रवाह में बह जाता है, उसी प्रकार वह स्वाभिमान उसको आज मझधार बीच में ही छोड़कर चला गया। तो वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में जिसका इसका कवि कहते हैं कि वह किसान कभी स्वाधीन था, स्वतंत्र था, बहुत अधिक खुशहाल था। उसके पास अपने खेत थे जिसकी आंखों में अभिमान भरा हुआ था, लेकिन वही उसका स्वाभिमान, वही उसका अभिमान, गर्व उसको बीच में ही छोड़कर उसी प्रकार चला गया। जिस प्रकार कोई रेतीला किनारा कगार सदृश वह किसका, जिस प्रकार कोई रेतीला किनारा टूटकर नदी के प्रवाह में बह जाता है। तो यहाँ कगार सदृश में उपमा अलंकार है और संसार में विशेषण विपर्य अलंकार है। लहराते हुए खेत द्रवों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तंत्र से। कवि कहते हैं कि लहराते हुए खेत द्रवों में, द्रग में नेत्र, आंखें, उस किसान की आंखों में लहराते हुए खेत, वे खेत आज भी लहलाते हैं या झूम उठते हैं। हुआ बेदखल वह अब जिनसे, जिनसे अब वह बेदखल हो चुका है, मीन्स जिससे आज जमींदार ने उस खेतों को, उनके खेतों को छीन लिया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तिनके से, जिन खेतों के तिनके से, तिनके तिनके से उसके जीवन की हरियाली या खुशहाली जो है हंसती थी या उसका जीवन खुशहाल बना हुआ था। कवि कहते हैं कि आज भी किसान के द्रगों नेत्रों में वे खेत लहराते, उसके जो अपने खेत थे वे लहलाने लगते हैं, जिनसे आज वह बेदखल हो गया है, मीन्स जो आज उससे छीन लिए गए हैं। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तन से, जिन खेतों की तिनके से उसके जीवन की हरियाली या खुशहाली थी या वह खुशहाल रहता था। या जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार है और तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। अब कवि जो है किसान की दयनीय अवस्था का चित्रण करते हुए कहते हैं कि उस किसान की आँखों में ही घूमा करता, उसकी आँखों में ही घूमता रहता है वह उसकी आँखों का तारा, जो उसकी आँखों का तारा था, मीन्स उसका पुत्र जो उसे उसकी आँखों का तारा था। आँखों का तारा या मुहावरा है कि जो उसे सबसे अधिक प्यारा था, आँखों में ही घूमा करता है, वो उसकी आँखों में ही घूमा करता है। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, जो उसका पुत्र कारकुनों जमींदारों की लाठी से जवानी में ही मारा गया था। जवानी में ही क्यों मारा गया था? क्योंकि जमींदारों ने उसकी जमींदार उसकी ज़मीन को छीनना चाहते थे और वह उनका विरोध कर रहा था, तो इसलिए कारकुनों जमींदारों ने अपनी लाठी से जवानी में उसे मार दिया था। उस पुत्र को किसान बहुत अधिक प्यार करता था, तो इसलिए उसको आंखों का तारा कहा है कि वह उसका आंखों का तारा पुत्र जो था उसका, वह उसकी आंखों में ही घूमता रहता है। तो यह आंखों का तारा मुहावरा है। बिका दिया घर द्वार महाजन ने ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रहकर आंखों में चुपती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। कवि किसान पर हुए अत्याचार का वर्णन करता हुआ कहता है कि बिका दिया घर द्वार, कि महाजन ने, जमींदार ने अपना पैसा लेने के लिए, अपना कर्ज का ब्याज लेने के लिए उसका घर बार भी बेच दिया। महाजन ने नए ब्याज की कोड़ी छोड़ी, लेकिन उस महाजन ने, उस जमींदार ने अपने ब्याज की एक भी कोड़ी, एक भी पैसा नहीं छोड़ा। रह रहकर आंखों में चुपती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। अब आज किसान को वह कुर्क मीन्स नीलाम हुई बर्दों, उन बैलों की, बर्दों मीन्स बैल,
बैलों की जोड़ी जिन बैलों से वह बहुत अधिक प्यार करता था वह उनकी आंखों में चुभती रहती है, अर्थात उसको रह रह कर उन अपने बैलों की याद आती रहती है। बिका दिया घर द्वार महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी। किसान पर हुए अत्याचार का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि महाजनों ने उसके घर बार को भी बेच दिया, लेकिन अपने ब्याज की एक भी पैसा या एक भी कौड़ी नहीं छोड़ी। आज रह रह आंखों में चुभती वह कुरकुई बर्दों की जोड़ी। आज किसान को एक एक करके वह अपने बैलों की जोड़ी जो नीलाम हो गई, जो जमींदारों ने बेच दी, उसकी आंखों में चुभती है, अर्थात उसकी आंखों को में पीड़ा उत्पन्न कर जाती है या उसकी आंखों को दुखी कर जाती है। इसमें आंखों में चुभना मुहावरा है और घर द्वार महाजन ने की कौड़ी छोड़ी में अनुप्रास अलंकार है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुखी खेती। अब कवि किसान की दयनीय स्थिति को बताते हुए कहते हैं कि यहाँ तक कि उसकी सारी संपत्ति और उसकी जो गाय उसे प्यारी थी वह तक नीलाम हो गई। तो कह रहे हैं कि उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। कि उजरी उसकी सफ़ेद रंग की गाय का नाम उजरी था। उजरी जो उसके सिवा कभी किसी को भी अपने पास दूध दूहने के लिए नहीं आने देती थी। वह गाय भी उससे छीन ली गई। अरे दुख है आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। जो उसका सुख किसकी खेती, सुख में संसार आज उजड़ गया है, वह उसकी आंखों में घूमा करता है या आंखों में नाचा करता है, अर्थात वह सब यादें उसकी आंखों में जो हैं बार बार आती रहती हैं। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उसकी जो अपनी गाय थी उजरी नाम की, जिसे वह बहुत प्रेम करता था, वह उसके सिवा किसी और को दूध दूहने के लिए अपने पास नहीं आने देती थी, लेकिन आज वह गाय भी उससे छीन ली गई। बड़े दुख की बात है कि जो सुख की खेती, जो सुख में संसार उसका था, जो आज उजड़ गया है, वह बार बार उसकी आंखों में नाचा करता है, अर्थात आज बार बार उसको वे यादें अपनी ओर खींच ले जाती हैं। यहाँ आंखों में नाचना मुहावरा है और किसे कब दुहाने आने देती में अनुप्रास अलंकार है। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुई बिटिया 2 दिन बाद गई मर। अब कवि फिर किसान पर हुए अत्याचारों का मार्मिक वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसका पुत्र तो पहले ही मारा जा चुका था, लेकिन अब बिना दवा दर्पण के घरनी, बिना दवा दारू के घरनी किसान की पत्नी स्वर्ग चली गई, अर्थात उसकी भी मृत्यु हो गई। आंखें आती भर, जिसके बारे में सोच कर उसकी आंखें बार बार भर आती हैं। देख रेख के बिना दूध मुई बिटिया 2 दिन बाद गई। और इसके साथ ही जब उसकी पत्नी मर गई तो उसकी जो दूध मुई बिटिया थी, दूध पीती जो बेटी थी, वह भी बिना देख रेख के 2 दिन बाद ही मर गई। तो बिना दवा दर्पण के घरनी, बिना दवा दारू के किसान की पत्नी स्वर्ग चली गई, अर्थात उसकी भी मृत्यु हो गई। आंखें आती बार, यह सोच कर उसकी आंखें आंसू से भर जाती हैं। देख रेख के बिना दूध मुई बिटिया 2 दिन बाद गई मर। और पत्नी की मृत्यु के बाद दूध पर ही आश्रित जो उसकी बेटी थी, छोटी बेटी थी, वह भी बिना देखभाल के 2 दिन बाद ही मर गई। आंखें भरना मुहावरा है और दवा दर्पण में अनुप्रास अलंकार है। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पतिघातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। और कवि कहते हैं कि इतना सब कुछ होने पर भी किसान के दुख समाप्त नहीं हुए। उसके घर में विधवा रही पतोहू, उसके घर में उसकी विधवा पतोहू पुत्रवधू थी, लक्ष्मी थी, जो घर की लक्ष्मी थी। यद्यपि पतिघातिन, लेकिन समाज ने उसको पतिघातिन, पति को मारने वाली कहा। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, और एक दिन पूछताछ के लिए कोतवाल थानेदार ने उसे बुलवा भेजा और उसे अपनी वासना का शिकार बना लिया। डूब कुएं में मरी एक दिन, और वह लाज और शर्म के कारण एक दिन कुएं में डूबकर मर गई। कवि कहते हैं कि किसान का दुख यूँ ऐसे ही समाप्त नहीं हुआ, बल्कि घर में विधवा रही पतोहू, घर में जो उसकी विधवा पुत्रवधू थी, जो घर की लक्ष्मी थी, यद्यपि पतिघातिन, लेकिन संसार ने उसे पति को मारने वाली कहा। यह हमारे समाज की बहुत बड़ी विडंबना है कि समाज जो है पत्नी पर ही सारे दोष लगा देता है। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, और उस पूछताछ के लिए कोतवाल थानेदार ने उसे थाने बुलवा भेजा और उसे अपनी वासना का शिकार बना लिया। डूब कुएं में मरी एक दिन, और वह शर्म के कारण
लाज के कारण जो है कुएं में डूबकर मर गई। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। अब कवि कहते हैं, कवि यहाँ फिर समाज के पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि खैर कोई बात नहीं, पैर की जूती जोरू, कि समाज में जोरू पत्नी को तो पैर की जूती के समान समझा जाता है। उस अर्थात पत्नी को तो समाज में तिरस्कृत किया जाता है, उपेक्षित किया जाता है। न सही एक दूसरी आती, अगर वह मर गई तो कोई बात नहीं, दूसरी आ जाती है। पर जवान लड़के की सुधकर, लेकिन जवान बेटे के बारे में सोच कर सांप लौटते, उस किसान की छाती पर सांप लौटने लगते हैं, अर्थात उसे बहुत अधिक दुख होता है, फटती छाती, और उसकी छाती फटने लगती है, अर्थात उसका हृदय फटने लगता है। खैर पैर की जूती जोरू की समाज पर व्यंग्य करते हुए कवि कहते हैं कि कोई बात नहीं, इस संसार में पत्नी को तो पैर की जूती के समान समझा जाता है, अर्थात उसे अत्यधिक तिरस्कृत किया जाता है। न सही एक दूसरी आती, कि आज एक नहीं है तो दूसरी आ जाएगी। पर जवान लड़के की सुधकर, लेकिन जवान लड़के के बारे में सोच कर सांप लौटते, किसान की छाती पर सांप लौटने लगते हैं, अर्थात उसे बहुत अधिक दुख होता है, फटती छाती, और उसका हृदय फटने लगता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ व चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। अब कवि कहते हैं कि पिछले सुख की स्मृति आंखों में, किसान जब अपने पिछले सुखों को याद करता है, उसकी आंखों में जब वे यादें आ जाती हैं, तो जब वह अपने पुराने सुखों को याद करके आनंदित होता है, तो उसकी आंखों में जो है क्षण भर एक चमक लाती, क्षण भर के लिए एक चमक आ जाती है, अर्थात कुछ समय के लिए वह जो है बहुत प्रसन्न हो जाता है। तुरंत शून्य में गढ़ व चितवन, लेकिन क्या है, तुरंत ही उसकी जो आंखें हैं, वह जो चितवन है, उसकी जो नज़रें हैं, कहीं शून्य में गड़ी की गड़ी रह जाती हैं, अर्थात एक एक करके उसकी सारी यादें नष्ट होने लगती हैं, तीखी नोक सदृश बन जाती है, और वे यादें उसके लिए तीखी नोकों के समान हो जाती हैं, अर्थात बहुत अधिक दुखदायी हो जाती हैं। पिछले सुख की स्मृति आंखों में, जब किसान अपने पिछले क्षण भर के लिए भी अपने पुराने सुख और आनंद को याद करता है, तो उसकी आंखों में क्षण भर के लिए एक चमक आ जाती है। तुरंत शून्य में गढ़ व चितवन, लेकिन उसकी नज़रें तुरंत ही कहीं शून्य में गड़ी की गड़ी रह जाती हैं, और वह यादें उसकी एक एक करके नष्ट होने लगती हैं, तीखी नोक सदृश बन जाती है, और वह यादें, वे जो अच्छे सुख की यादें हैं, उसके लिए और अधिक दुखदायी बन जाती हैं। तीखी नोक सदृश में उपमा अलंकार है। यह कविता यहाँ समाप्त होती है।